आहिस्ता आहिस्ता, ठीक है। तो बेसिकली पीछे से चलते हुए आ रहे थे, कुछ एक्ट्स बनते हुए आ रहे थे। एक्ट्स क्या होते हैं? कानून, ठीक है। तो उसको वो बनते हुए आ रहे थे, तो 3 हिस्सों में वो बने, उससे कुछ कुछ चीज़ें लेके अभी का जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है वो बना हुआ है। पहले मैं आपको ब्रीफली समझा देता हूँ। शुरू में कौन सी कंपनी होती थी जो इंडिया में राज करती थी? ईस्ट इंडिया कंपनी, ठीक है। उसको रेगुलेट करने की ज़रूरत थी पहले शुरू में, ठीक है। इसलिए जो शुरू के एक्ट्स हैं उनका नाम होता है रेगुलेटिंग एक्ट। सुनिए ये बात, शुरू के जो एक्ट होते हैं वो होते हैं रेगुलेटिंग एक्ट, रेगुलेटिंग एक्ट्स। इसके बाद क्या हुआ कि वो तो उसी में आ जाएगा अगला, ठीक है, रेगुलेटिंग एक्ट्स। इसके बाद क्या हुआ, थोड़े 3-4 एक्ट्स के बाद कंपनी ट्रेड करती थी, ठीक है। ट्रेड करना, ट्रेड होता है एक चार्टर के थ्रू। चार्टर होता है कैसे, मतलब जैसे अभी परमिट, ट्रेड परमिट होता है। इसके बाद कंपनी ट्रेड करने लग पड़ी, ठीक है। इसके बाद जो एक्ट्स आए उनको कहते हैं चार्टर एक्ट्स, चार्टर एक्ट्स। बात समझ आ रही, ठीक है। चार्टर, तो पहले क्या था, किसी रेगुलेट करना पड़ा क्योंकि बड़ी करप्शन वरप्शन थी कंपनी में। उसके बाद क्या हुआ कि आपको रेगुलेट करना पड़ा उनका ट्रेड। तो फिर वो ट्रेड, देखो ट्रेड इज ऑलवेज कैरिड थ्रू ए पीस ऑफ, एक रसीद या कुछ, उसको कहते हैं चार्टर। उस ज़माने में उसको कहते हैं चार्टर। उस चार्टर को इस पूरे, देखो अगर आपने ये समझना हो तो ये था ऑलमोस्ट रफली बता रहा हूँ 1770 से 1793, 93 वाला भी चार्टर में आता है, पर रफली आप ये समझ लो। अगला था 1793 से 1833, ये एक्ट्स बने कुछ। इसके बाद आपका आता है 1853 से 1891। ये जो एक्ट्स आते हैं इनको कहते हैं काउंसिल एक्ट्स, काउंसिल एक्ट्स। काउंसिल एक्ट्स क्यों? काउंसिल क्या होती है? 1853 में पहली बार जाके आपने लेजिस्लेचर का कंसेप्ट लाया, ठीक है। ये सब देखो, अब लेजिस्लेचर, अब पार्लियामेंट है हमारी, लोकसभा राज्यसभा है, तो वो पूछेगा ये कहाँ से आई, कहाँ से? 1853 का अंग्रेजों का जो एक्ट था उधर से आई। इसलिए टॉपिक का नाम है कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट, कि हाउ डिड द प्रेजेंट जो सिस्टम है, हाउ डिड दैट डेवलप। बात समझ आ रही है, ठीक है। तो ये है आपका काउंसिल एक्ट्स, इसके बाद वाले, समझ में आ रही है? कहाँ से कहाँ तक? 53 से 91 तक। उसके बाद जो आने लगे 1909, इनफैक्ट 1909 वाला भी इसमें ही आता है। ये जो बॉर्डर वाले हैं ना, ये रफली चलते हैं, ठीक है। इसके बाद जो अभी बिल्कुल लेटेस्ट 2-3 एक्ट आए, 1919 वाला, ठीक है, 1935 वाला और 1947 वाला, उसको तो सीधे कहते हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट। पहले देखो, एक्ट के फीचर हम कर लेंगे, एक एक रट्टा भी लगा लेंगे क्या है, पर जब तक ब्रॉडर पिक्चर क्लियर नहीं है ना, पूरी ब्रॉडर पिक्चर, तब तक कुछ नहीं होगा। पहले कॉन्स्टिट्यूशन डेवलपमेंट का मतलब क्या है? दैट सर्टेन एक्ट्स वर पास्ड बाय द ब्रिटिशर्स थ्रू आउट द स्पैन ऑफ पिछले 150-200 साल, उनमें से कुछ कुछ चीज़ें लेके द प्रेजेंट कॉन्स्टिट्यूशन हैज़ टेकन शेप। बात समझ आ रही है? वो पूरी जो डेवलपमेंट हुई है उसका है ये चीज़, पक्का क्लियर है, ठीक है। अब उसमें हुआ क्या, सबसे पहले यहाँ पे ध्यान रखो, ये हिस्ट्री का टॉपिक है बेसिकली, इसीलिए मैं बोलता हूँ कि आपको ईस्ट इंडिया कंपनी की फिर कहानी पता होनी चाहिए। ईस्ट इंडिया कंपनी कब आई इंडिया में? 1600 में बनी। कब ईस्ट इंडिया कंपनी? बिल्कुल सही, 1602 में आई, ठीक है, और बनी 1599 में, ठीक है। और असली नाम क्या था उसका? नहीं, ईस्ट इंडिया कंपनी का असली नाम, सर बोलो, सर जॉन मर्चेंट्स एंड ट्रेडिंग प्राइवेट लिमिटेड, ऐसा था कुछ, ठीक है। ईस्ट इंडिया कंपनी बनी, ठीक है। फिर स्टार्टिंग में बहुत ज़्यादा करप्शन हुई उसमें, वही करप्शन, इसीलिए जो शुरू के एक्ट्स हुए रेगुलेटिंग एक्ट, अब ये तो इसको रेगुलेट कर ले होंगे, ठीक है। तो इसीलिए रेगुलेटिंग एक्ट से आपको यहाँ कोई फीचर नहीं मिलेगा, पर कुछ मिलेगा। फॉर एग्जाम्पल, ऑफिस ऑफ गवर्नर कहाँ बना? यहाँ। बात समझ आ रही है? तो शुरू के जो एक्ट्स हैं ये वाले अभी हम कर लेंगे, तो दे वर मेंट टू रेगुलेट द जो करप्शन वगैरह है ऑफ द ईस्ट इंडिया कंपनी, तो उनका नाम पड़ गया रेगुलेटिंग एक्ट्स, ठीक है। अगर लिखना हो तो कौन कौन से थे? 1773, 1784, इसी में अमेंडिंग एक्ट भी है, इसको पिट्स वाला कहते हैं, पिट्स एक्ट, ठीक है। इसके बाद क्या हुआ? चार्टर एक्ट, क्योंकि 1793 के बाद ऐसा बोला गया कि अब कंपनी ट्रेड करेगी, क्योंकि बीच में 1813 में इनकी मोनोपोली खत्म होगी। मोनोपोली होती थी इनकी कि सिर्फ अंग्रेज ईस्ट इंडिया कंपनी ट्रेड कर पाएगी,
जो होते हैं ना कई कई, जैसे फॉर एग्जांपल कई व्यापारी जाते हैं कि पूरे जम्मू का जो कॉटन के कपड़े हैं वो रघुनाथ बाजार का सिर्फ एक ही दुकानदार लाएगा, वैसी चीज़ वो मोनोपोली ख़त्म हो गई इनकी। इसीलिए फिर 10-10 साल करके रिन्यू हो रही थी। तो फिर ये चार्टर एक्ट्स आए, कौन कौन से, हर 20 साल में आते थे। 93, ठीक है, 1813, 1833 और 53। 53 वाला बाउंड्री पे देखते हैं इसको, ठीक है। तो ये चार्टर आए, ठीक है। फिर 53 में कुछ यहाँ आसपास माहौल बन गया किसका, रिवॉल्ट का। हुआ था 53 में रिवॉल्ट, 80 मतलब माहौल बनेगा ना 4 साल पहले, वो तो 57 मेरे को आता है, 57 में हुआ, ठीक है। 57 में रिवॉल्ट हुआ। 57 के बाद 1858 में एक एक्ट आया, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट आया, ठीक है। उसका नाम बस गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, क्योंकि उसमें बहुत मेजर चेंजेस हुए थे, ठीक है। और उसके बाद इन्होंने 53 में, मैंने बताया था आपको, लेजिस्लेचर का कंसेप्ट आ गया था। तो अब ये वो बनाएंगे हर जगह, लोकसभा राज्यसभा स्टेट्स की, सॉरी क्या कहते हैं उसको, असेंबली और काउंसिल। इसीलिए अब जो एक्ट्स बनेंगे दे विल बी कॉल्ड काउंसिल एक्ट्स। कब कब बने वो, 58, 61, 91। प्लीज समझो प्रोग्रेस चल क्या रही है। यहाँ पे क्या हुआ, लेजिस्लेचर बन गया था, यहाँ पे ये चार्टर एक्ट्स था, ठीक है, और ये था काउंसिल एक्ट्स, ठीक है। और इसके बाद जब 91 हो गए, इनफैक्ट 1909 वाला भी इसमें आता है, पर वो मैं बोल रहा हूँ बॉर्डर वाले आप ध्यान नहीं रखो, ठीक है। फिर क्या हुआ, फिर इनको लगा कि अब सब कुछ रेडी है, ठीक है। तो अब इनको आया कि गवर्नमेंट कैसे चलानी है। फॉर एग्जांपल कितनी सीटें होंगी, ये कब डिसाइड हो गया, काउंसिल एक्ट्स में। लेकिन वोट डायरेक्ट इलेक्शन होगी या इनडायरेक्ट इलेक्शन होगी, ये कहाँ डिसाइड, वही कल वाली बात है, कॉन्स्टिट्यूशन की डेवलपमेंट है। पहले लोग तैयार हो गए, तंत्र तैयार हो गया, फिर रिलेशन आया। तो काउंसिल बना दी पहले इन्होंने कि मद्रास की में हैं जो कितनी सीटें होंगी, पर फिर ये डिसाइड करना है कि इलेक्शन डायरेक्ट होगी। फॉर एग्जाम्पल विमेन वोट नहीं देंगी, जिनके पास पैसा है वही वोट देंगे, तो कैसे काम चलेगा। तो ये कैसे डिसाइड हुआ, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट से। ये कब कब आए पता होगा आपको, 1919, 1935, 1947। और ये जो पूरी चीज़ थी, इसका एवोल्यूशन हुआ, इवॉल्व होके पूरा जो कंडेंस्ड फॉर्म है वो क्या अभी, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। बात समझ आ रही है, पक्का, ठीक है। पहले आप 3 कॉलम बनाओ इसमें, ठीक है। यहाँ लिखो ईयर्स, यहाँ लिखो एक्ट्स, और यहाँ रिमार्क्स वो मैं लिखवाऊंगा, बस ऐसे लिखो, ईयर, एक्ट, रिमार्क, ईयर, एक्ट, रिमार्क। बोलो बोलो बोलो, 1892 है, सॉरी, ईयर, एक्ट, रिमार्क, ठीक है। अब पहले यही लिखो, ईयर 1773 से 1784, एक्ट लिखो, रेगुलेटिंग एक्ट्स 1784, हाँ, रेगुलेटिंग एक्ट्स, रेगुलेटिंग एक्ट्स, ठीक है। रिमार्क्स में लिखो, these acts were brought to regulate the activities of ईस्ट इंडिया कंपनी। सबसे पहले इंडिया में कौन से यूरोपियंस आए ना इंडिया में, सबसे पहले कौन आए, उसके बाद हाँ, उसके बाद फ्रेंच। और जाने का ऑर्डर बिल्कुल उल्टा था, याद रहेगा। इसको ऐसे PDF होता है ना, PDF ऐसे याद रख लो, PDF, ठीक है। नेक्स्ट लिखो 1793 से 1853। 7 क्यों से आ रही है, 1793 से 1853, बताओ। अच्छा, 1793 से 1853 लिखो। चार्टर एक्ट्स लिखो रिमार्क्स में, दीज एक्ट्स वर ब्रॉट एवरी 20 years, every 20 years to extend
to extend the trade permit of the company, to extend the trade permit of the company. नेक्स्ट 1858 से 1909, काउंसिल एक्ट्स। These acts were brought to these acts were brought to clearly enumerate क्या होता है, गिनाना, to clearly enumerate the number of seats in different legislative assemblies and councils, और भी बड़ी चीज़ें थी, फॉर एग्जाम्पल बजट कैसे पास होगा, ये सब लेजिस्लेटिव असेंबलीज एंड काउंसिल्स, लेजिस्लेटिव असेंबलीज एंड काउंसिल्स। अच्छा आप आए हुए हो लेजिस्लेटिव असेंबलीज एंड काउंसिल्स। ठीक है, लास्ट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट्स, 1919 से 1947। ठीक है, 1947। ठीक है, अब इसमें क्या है, देखो सारा कुछ बन गया, इसमें वो बातें आएंगी, फंडामेंटल राइट्स, राइट टू फ्रीडम बाइक। ठीक है, ठीक है, दीज एक्ट्स रिलेट टू द गवर्नेंस ऑफ द कंट्री, रिलेट टू द गवर्नेंस ऑफ द कंट्री। ठीक है, क्रोनोलॉजी, जैसे वो अमित शाह बोलता है ना, क्रोनोलॉजी ध्यान में रखो। सबसे पहले क्या हुआ, उसकी एक्टिविटीज़ रिस्ट्रिक्ट करनी थी कंपनी की, फिर क्या हुआ उनका ट्रेड वाला। ठीक है, उसके बाद क्या हुआ, काउंसिल्स आप बना रहे हो, नंबर्स दे रहे हो सकता है थोड़ी बहुत इधर उधर बातें हो, फॉर एग्जांपल काउंसिल वाले में भी, जो काउंसिल एक्ट्स हैं उनमें भी गवर्नेंस की एक दो बातें आ जाएंगी, पर रफ आइडिया रखो कि एवोल्यूशन हो क्या रहा है। ठीक है, और अब जहाँ यहाँ जो खत्म हो गया ना, ऐसे अपनी कॉपी में ऐसे कर लो और फिर लिखना यहाँ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया की प्रेजेंट फॉर्म इधर से आई है। बात समझ आ रही है? पक्का आपको समझ, तो पहली क्लास है आज, आ रहा है ना समझ, आपको आ रहा है समझ? पहले पढ़ा है कभी, ये पढ़ा है? अब हेडिंग डालो, एक एक करके एक्ट पढ़ेंगे। ठीक है, सिर्फ की पॉइंट्स लिखने, लिखो रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773, रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773। रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773। कल स्पीच कितनों ने सुनी थी? कल स्पीच कितनों ने सुनी थी? मोदी जी की स्पीच हुई थी ना कल, क्या हाइलाइट्स हैं? बोलो बोलो, किसी ने नहीं सुनी? एक तो विश्वकर्मा, मतलब 15,000 करोड़ रुपए देंगे उनको, यह होता है विश्वकर्मा। विश्वकर्मा कौन से लोग होते हैं? नहीं, ट्रेडर्स नहीं होते। दिवाली के अगले दिन छुट्टी होती है विश्वकर्मा डे, किसकी छुट्टी होती है वो? जो मंदिर में एक विश्वकर्मा की मूर्ति भी होती है, क्या होती है वो? बिल्कुल सही बात है, मतलब जो हाथ से जो भी इंसान काम कर रहा है ना, जो शेप देता है, फॉर एग्जांपल सॉफ्टवेयर इंजीनियर है, काम तो वो भी हाथ से ही कर रहा है। ठीक है, कोड हाथ से, लेकिन दैट इज़ नॉट, मतलब मटेरियल कोई आनी नहीं ना, कोई शिल्पकार है, स्कल्पचर जो बनाता है, ठीक है, स्कल्प्टर कहते हैं जिसको, वो शेप दे रहा है दुनिया को, तो वो क्या हो गया? विश्वकर्मा, मतलब वो उस कैटेगरी में आ गया। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल मिस्त्री हैं, वो
रियल वर्ल्ड में कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं, तो बिल्कुल आपने जो बोला, जो असली विश्व में मतलब वर्ल्ड में जो शेप उसको रीअरेंज कर रहे हैं ना, वो हैं सारे। दिवाली के अगले दिन उन्हीं की छुट्टी होती है, लोहार सोनार ये सब होते हैं ना, ये सब। क्या बोलो बोलो बोलो। वो छोटी दिवाली पहले हो जाती है, मैं अगले दिन होती है छुट्टी दिवाली के। हाँ ठीक है। रेगुलेटिंग एक्ट, अब पहले बैकग्राउंड समझो इसका। बैकग्राउंड क्या था उस ज़माने, ठीक है, 1773 में, उस ज़माने में ऐसा था कि कंपनी रैम्पेंट करप्शन कर रही थी। रैम्पेंट क्या होता है? बहुत ज़्यादा, ठीक है। कंपनी ऐसा था कि जो यहाँ पे गवर्नर्स थे या उनके अपॉइंटीज़ थे, जो भी थे, ये इतने अमीर हो गए थे कि वहाँ पे हो क्या रहा था असल में, ऐसा था कि आप समझो, ऐसी सिचुएशन समझो कि यहाँ पे असेंबली है सपोज हमारी, अभी मान लो यूटी नहीं बनी है, तो असेंबली ने J&K की अलो किया एक दुकान, 2-3 दुकानदारों को रघुनाथ बाजार के कि सामान आप ही बेचोगे सिर्फ, ठीक है। तो अब उन्होंने इतने हाई प्रॉफिट पे, इतनी मतलब अपनी मनमर्जी शुरू कर दी कि वो बहुत ज़्यादा अमीर हो गए, ठीक है। हो सकता है हज़ार करोड़ के मालिक हो गए, ठीक है। तो उनको लगेगा ना कि मैंने इनको अलो किया दुकानदारी कर, ये अलो करने के लिए, और ये इतने ज़्यादा अमीर हो गए, अभी मेरे ही सिर पर नाचेंगे। सेम चीज़ हुई थी जो ब्रिटिश यूके में जो एमपीज़ थे, यूके की पार्लियामेंट में, उन्होंने इनको अलो किया था कि आप सिर्फ ट्रेड कर सकते हो, लेकिन इन्होंने इतना मिसयूज़ किया उसका कि ये इन पे ही हावी हो गए थे। अगर ये इनको कुछ कहते थे ना कि ऐसे नहीं किया करो, तो ये वहाँ पे उस ज़माने में करोड़ की रिश्वत दे के अपने हिसाब से बिल मोल्ड करवा लेते थे। बात समझ आ रही है? आप समझो सिचुएशन क्या चल रही है। अब उस डेप्थ में नहीं जाएंगे हम हिस्ट्री का टॉपिक पर, प्लीज़ समझो कि पूरी की पूरी चीज़ क्या चल रही है कि आप ट्रेड, जो इधर जो गवर्नर हैं ईस्ट इंडिया कंपनी के, उन्होंने ट्रेड शुरू किया बिकॉज ऑफ द मर्सी ऑफ वो वाले लोग, है ना, यूके की पार्लियामेंट। और अब ये इतने पावरफुल हो गए हैं कि जिनकी मर्सी में इन्होंने ट्रेड शुरू किया उन्हीं को दबाने पे आ गए हैं। अब उनको लगा कि यूके की पार्लियामेंट को लगा आई नीड टू रेगुलेट दिस पीपल। तो रेगुलेटिंग एक्ट इज बीइंग पास्ड बाई कहाँ, जो यूके की पार्लियामेंट है वहाँ पे पास हो रहा है, टू रेगुलेट किनको, ईस्ट इंडिया कंपनी की जो कौन सी एक्टिविटीज़, क्या वर्ड आएगा यहाँ पे, ट्रेडिंग नहीं, जो गलत हो गई होती हैं, मैं बताता हूँ लिखना। द एक्ट वॉज पास्ड बाई, लिखो रेगुलेटिंग एक्ट, द एक्ट वॉज पास्ड बाई एक्ट वॉज पास्ड बाई पार्लियामेंट ऑफ UK to regulate the exploitation of power, इसको कॉमा में रखना, exploitation of power को, to regulate the exploitation of power by the East India Company, ईस्ट इंडिया कंपनी। लिखना, फॉर द फर्स्ट टाइम, अब समझते चलना हर पॉइंट, फॉर द फर्स्ट टाइम, इसी के नेक्स्ट, फॉर द फर्स्ट टाइम ब्रिटिश कैबिनेट, फॉर द फर्स्ट टाइम ब्रिटिश कैबिनेट, ठीक है। जब भी ब्रिटिश लिखो ना, ब्रिटिश का बी कैपिटल, ये वो है ना प्रॉपर नाम, ब्रिटिश कैबिनेट मतलब जैसे हमारे यहाँ कैबिनेट है ना, वो डिसीजन लेती है। तो कैबिनेट कहाँ से आई है? पार्लियामेंट से, ठीक है। तो ब्रैकेट में पार्लियामेंट लिख लो, ब्रिटिश कैबिनेट ब्रैकेट में पार्लियामेंट एक्सरसाइज्ड इट्स राइट to control the East India Company, बात समझ आ रही है? तो बेसिकली क्या था, ये तो सबको क्लियर था शुरू से कि अल्टीमेटली कंपनी एंड इट्स लोग आर अंडर द ब्रिटिश पार्लियामेंट, इट वाज क्लियर फ्रॉम द पहले दिन से। लेकिन अब पहली बार जाके ब्रिटिश पार्लियामेंट ने एक्सरसाइज की वो चीज़, उनको ये जतलाया, समझ यही वर्ड होता है ना हिंदी में, कि उनको ये जताया कि आप सच में हमारे अंडर हो, ठीक है, कि वी आर हेयर टू कंट्रोल यू, यू आर नॉट हेयर टू कंट्रोल अस,
बात समझ आ रही है? यही मैंने आपको समझाया कि जो पार्लियामेंट थी उसने इनको बोला था कि यू ट्रेड करो, ये बड़े होते गए, ठीक है। तो अब क्या हो गया, ये इनको कंट्रोल करने लग पड़े थे करप्शन से। अब इन्होंने पहली बार एक्सरसाइज किया तो राइट टू कंट्रोल, ठीक है। अब लिखते चलना पॉइंट वाइज में, आगे लिखो। इट क्रिएटेड द पोस्ट ऑफ बोलो डाउट है कोई? डाउट है? इट क्रिएटेड द पोस्ट ऑफ गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल। तो पहले क्या होता था, ठीक है, सुनो ध्यान से, ये ऑन ऑफ कर सकते हो, आगे आ जाओ प्लीज़। हाँ आवाज़ आ रही है बड़ी इसकी, आगे आ जाओ, ठीक है। तो गवर्नर, पहले क्या होता था, गवर्नर ऑफ बंगाल होता था। तो पहली बार गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल बना, ठीक है। तो गवर्नर जनरल पहली बार, यही इंसान 1833 में जाके गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल से गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया बन जाएगा। बात समझ आ रही है? तो गवर्नर जनरल ऑफ, प्लीज़ ध्यान में रखो, पहले था एक इंसान गवर्नर ऑफ बंगाल, ठीक है। और अब क्या हो गया, उसको क्या कहने लगे, गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल, गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल। क्लियर है बात? पक्का? तो इट क्रिएटेड द पोस्ट ऑफ, लिखो आगे, वैरेन हेस्टिंग्स वॉज द फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल। वैरेन हेस्टिंग्स वॉज द फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल। वैरेन हेस्टिंग्स, सुना नाम? लॉर्ड वैरेन हेस्टिंग्स was the first Governor General of Bengal. नेक्स्ट, अब उन्होंने, अब देखो चेंज क्या हुआ, उन्होंने बोला कि होता क्या अभी तक कि जो गवर्नर है वो अपनी मनमर्जी करता है, ठीक है। उन्होंने बोला, तो उन्होंने नाम बदल दिया, ठीक है। नाम बदल दिया तो क्या रख दिया, गवर्नर जनरल, पर इससे नाम से थोड़ी होता है कुछ, नाम बदलने से कुछ भी नहीं होता है, ठीक है। अब इन्होंने बोला कि जो गवर्नर जनरल है वो काम करेगा, अकेला नहीं करेगा। अकेला अगर करेगा तो अपनी मनमर्जी करेगा, उसके साथ होंगे 4 बंदे, ठीक है। उसको कहेंगे गवर्नर जनरल इन काउंसिल, काउंसिल होगी उसकी, और ये 4 बंदे होंगे हमारे बंदे, हमारे मतलब यूके की पार्लियामेंट के। बात समझ आ रही है? तो यूके की पार्लियामेंट ने बोला कि गवर्नर अभी तक अपनी मर्जी से काम करता है, ठीक है। तो अब इसको, अगर इसको अपनी मर्जी से काम नहीं करवाना है तो हमारे कुछ लोग जाएंगे, ठीक है। जैसे आपको याद है इकोनॉमिक्स में मॉनेटरी पॉलिसी होती है, उसमें क्या होता है कि गवर्नमेंट अपने हिसाब से नहीं करते तो आरबीआई का करता है, हमारे 3 बंदे होंगे। तो आरबीआई अपने हिसाब से नहीं करते, उसके लिए क्या होता है, गवर्नमेंट कहती है हमारे 3 बंदे होंगे। तो आपका बराबर रहना चाहिए ना। इधर इनफैक्ट इधर बराबर भी नहीं रखा, इन्होंने बोला यूके की पार्लियामेंट में कि कंट्रोल आप कर रहे हो, ठीक है, मतलब अभी तक आप चला रहे थे, अब हमारे 4 बंदे जाएंगे और डिसीजन किससे होगा, मेजॉरिटी से। तो अब ये क्या कर लेगा अकेला, अगर ये 4 बंदे आ रहे हैं उन पार्लियामेंट से, ठीक है, अपॉइंटीज़ हैं बेसिकली, फिर वो डिसीजन मेजॉरिटी से होगा, तो फिर क्या कर लेगा ये, अब तो उनकी चलेगी, ठीक है। लिखना, ए न्यू गवर्नर जनरल काउंसिल वॉज क्रिएटेड, a new governor general council was created consisting of 4 members, next, लिखना, as a result the administration was now to be carried by Governor General and his 4 members. ठीक है। और इसी में आगे डैश डाल के लिख लो, डिसीजंस वर टू बी टेकन बाय मेजॉरिटी। ये लिखने की, डिसीजंस वर टू बी टेकन बाय मेजॉरिटी, बात समझ आ रही है? डिसीजंस वर टू बी टेकन बाय मेजॉरिटी, तो ये लिखने की बातें हो गई। प्लीज़ इधर देखो, आपको दिमाग में क्या रखना है, दिमाग में ये रखना है, ये है
आपका कौन, गवर्नर जनरल, ठीक है। और ये हैं कौन, जो बुलाए गए हैं, इनफैक्ट बराबर मेजॉरिटी है ना, तो सेम उसके बनाओ, ठीक है। ये हैं कौन, जो काउंसिल क्रिएट हुई। ये पिक्टोग्राफिक मेमोरी आपको पेपर में काम आएगी, बात समझ आ रही है। ये काउंसिल है, और ये पूरे अब डिसीजंस कैसे होंगे, मेजॉरिटी से। तो अब ये रह गया अकेला, अब ये अकेला क्या करेगा, ठीक है, क्लियर है, पक्का ना। ये प्लीज़ बना लो, याद रहेगा, नहीं तो क्योंकि पढ़ी हुई बात नहीं याद रहती, फोटो बना लोगे तो याद रहेगा। और ये जो चार हैं ये क्या हैं, रिप्रेजेंटेटिव्स ऑफ ब्रिटिश कैबिनेट। पक्का, बोलो बोलो, ठीक है, क्लियर है, पक्का क्लियर है। अब आप एक बताओ, जैसे जो ये क्लियर है ना, जैसे बचपन में होता है ना, कोई इंसान जैसे सपोज कहीं चोरी करता है किसी चीज़ में, ठीक है, फिर आप उसको सुधार भी लो, उसकी वो आदत थोड़ी जाती है फिर, ठीक है, वो सेम रह जाती है, उसकी थ्रू आउट सेम रह जाती है, ठीक है, लाइफ। तो इसको क्या आदत पड़ी है कि मैंने पैसे दे के अपनी तरफ डिसीजन करवाने हैं। तो ये जब यहाँ बैठ के यूके की पार्लियामेंट में पैसे घूस दे सकता था, तो इनको तो दे ही सकता है, दे सकता है ना। तो 5-6 साल बाद क्या हुआ, इनको पैसे दे के सारे डिसीजन इनकी तरफ, तो उन्होंने इनको भेजा, इन चारों को भेजा था कैसे, कि जाके हमारे वो करवाना। और पता चल इधर आके क्या हो गया कि ये सारे उन्होंने बोला कि मेरा 5% दे देना अलग से, तो मेरे डिसीजंस अब वोट मिल जाएगा आपको, तो ये होने लग पड़ा, ठीक है। तो ये गलती हो गई एक उनके, बात समझ आ रही है। तो जो उन्होंने इसीलिए इसके जो अगला एक्ट आएगा, ठीक है, पैट पिट्स एक्ट आएगा, अब देखना उसमें क्या चीज़ होगी, पॉइंट समझ गए। हुआ क्या था, ये चार आ गए, और अब ये चार तो वहाँ से आए हैं, और उस टाइम तो कोई कॉन्टैक्ट व्हाट्सएप वीडियो कॉल थोड़ी है तब, किया कोई इनको डांट दे। इनको जब एक साल बाद तो पता चलता था कि क्या हो रहा है एरिया में, ठीक है। ये चार को इन्फ्लुएंस करने लग पड़ा गवर्नर जनरल, ठीक है, ठीक है। गवर्नर जनरल ने बोला होगा कि अब ऐसे ऐसे, क्योंकि रिलेटिवली तो स्टिल गवर्नर जनरल इज़ मोर पावरफुल ना, ऑल्दो ही हैज़ बराबर 20% का वोट, बट रिलेटिवली ही इज़ मोर पावरफुल, मतलब नाम तो उसी का चलता है ना, ठीक है। फॉर एग्जांपल AIIB जो है, ठीक है, यहाँ ब्रिक्स बैंक है जो, ठीक है, उसमें सबका बराबर शेयर है, पर चाइना का तो अभी भी सबसे ज़्यादा दबदबा है, एक नाम होता है ना सबसे ज़्यादा, ब्रिक्स बैंक याद है, सबका बराबर था, $180 मिलियन, ठीक। तो अब इसमें क्या हुआ, गवर्नर जनरल इन्फ्लुएंस करने लगा, तो अब उनको लगा कि ये सिस्टम बदलना पड़ेगा। इसके लिए अगला एक्ट आया, पिट्स इंडिया एक्ट, हेडिंग लो क्या क्या, कोर्ट सुप्रीम कोर्ट भी बने, लिख लो, वो भी लिख लो, हाँ लिखना, एक पॉइंट लिख लो अलग से। पर प्लीज़ सबसे इंपॉर्टेंट जो चीज़ है वो ये है कि गलती क्या हुई थी जिसकी वजह से पिट्स लाए, ठीक है। कंसेप्ट वो तो कोर्ट तो बनी थी 70 सुप्रीम कलकत्ता में बनी थी, ठीक है, 74 में, वो लिखवा देता हूँ, पर प्लीज़ इसको याद रखना, ठीक है। एक इसी में लास्ट लिख दो, लिखना, ए सुप्रीम कोर्ट, ए सुप्रीम कोर्ट, ए सुप्रीम कोर्ट, इसका नाम है सुप्रीम कोर्ट ऑफ जुडिकेचर, सुप्रीम कोर्ट ऑफ जुडिकेचर, ए सुप्रीम कोर्ट ऑफ जुडिकेचर was established in Calcutta, was established in Calcutta it consisted of 1 chief justice and 3 other judges। इंपॉर्टेंट नहीं है, लिखना तो लिख दो, ऐसे लिख दो 1+3, इट कंसिस्टेड ऑफ 1 चीफ जस्टिस एंड 3 अदर जजेस। इंपॉर्टेंट ये है कि आप मेरे को बताओ अभी कितने हैं चीफ जस्टिस और जज कितने हैं टोटल अभी, उस टाइम। ये तो इंपॉर्टेंट चीज़ नहीं है, आपको याद रखना सुप्रीम कोर्ट बनी थी एक, और नाम पूरा याद रखना, सुप्रीम कोर्ट ऑफ जुडिकेचर, ठीक है, क्लियर है। ये बता, हाँ कौन, ये तो अलग है, ये थोड़ी जज हैं, ये वो है, समझो एक बार फिर से समझो, गवर्नर जनरल, ये सुप्रीम कोर्ट अलग बना, ठीक है। और वो भी क्यों बनाया होगा, गैस करो, क्योंकि लोगों की ग्रीवांस होगी ना, उसके लिए एड्रेस करने के लिए, लोगों को भी तो लग रहा था कि बड़ी करप्शन हो रही है, उसके लिए एक ऐसी डम्मी सा बनवा दिया, बात समझ आ रही है, ठीक है।
अब पॉइंट ये है कि उस टाइम क्या था, एक ये और 3 अलग जज। अभी कितने हैं, एक चीफ जस्टिस, जज कितने हैं इस टाइम? टोटल 34 है, 33 + 1 है इस टाइम। फीमेल जजेस कितने हैं इस टाइम सुप्रीम कोर्ट में? 33 + 1 है इस टाइम। वो तो बदल जाएगा, हो सकता है कोई रिटायर हो जाए, मैं अभी का बता रहा हूँ। फीमेल जजेस कितने हैं? चीफ जस्टिस का नाम क्या है? चीफ जस्टिस का नाम क्या है? चीफ जस्टिस का नाम क्या है? DY चंद्रचूड़। उसके पापा थे YC चंद्रचूड़, और पापा का नाम याद है उसके, DY चंद्रचूड़ नाम है। क्लियर है? पक्का? तो पूरा पिक्चर क्लियर रखो। यहाँ पे हो रही थी चोरी, ठीक है, 1773 में। उसके लिए 2 काम किए। गवर्नर जनरल के साथ 4 बंदे होंगे उनके, ताकि ये डिसीजन मेजॉरिटी से लेने में हिचकिचाए। दूसरा, एक कोर्ट बना दिया डमी सा, फालतू की चीज़ें कभी नहीं आएगी, एक कोर्ट बना दिया ताकि लोगों की कंप्लेंट उधर भी एड्रेस हो जाए। बात समझ आ रही है? ठीक है, तो अब अगले एक्ट में क्या करेंगे, ये सिस्टम को चेंज करेंगे, क्योंकि ये सिस्टम मैंने समझा दिया क्यों गलत हो गया। इनको पैसे दे देगा वो क्या? वही तो समझाया मैंने कि जिसको इस बंदे को आता है ना लोगों को करना, ठीक है। अमित शाह ने गुजरात में गेम जब खेल ली, फिर सेंटर में भी खेल ली उसके बाद हॉर्स ट्रेडिंग वाली, चलने दो। बात समझ आ रही है? तो जिसको आता है हॉर्स ट्रेडिंग वगैरह करने, वो हर जगह करेगा, ठीक है। तो इसको अगर ये बंदा अगर इधर बैठ के यूके की पार्लियामेंट के इंसान खरीद सकता है, तो ये सामने 4 वाले नहीं खरीद सकता, ठीक है। तो अब ये चेंज करेंगे, अगले पे आ जाओ। रेगुलेटिंग, नेक्स्ट देखो, सेकंड, पिट्स इंडिया एक्ट ऑफ 1784। पिट्स इंडिया एक्ट ऑफ 1784। पिट्स इंडिया एक्ट ऑफ 1784। पिट्स in 1784। पिट्स इंडिया एक्ट ऑफ 1784। मोदी जी ने कल का वो दिया है एक 1947 के लिए नारा, क्या है? क्या नारा दिया है? बोलो क्या? हर घर तिरंगा, वो तो अभी भी हो रहा है। करें स्टार्ट? ये क्लियर है पहला, ठीक है। पिट्स इंडिया एक्ट में क्या हुआ, ध्यान से समझना। पहली बार डुअल कंट्रोल का सिस्टम आया। डुअल कंट्रोल, जो मैं वर्ड लिखवा रहा हूँ ना वही ध्यान में रखना, डुअल कंट्रोल, ठीक है। डुअल गवर्नमेंट एक चीज़ होती है, ठीक है, वो आई थी पहले क्लाइव के टाइम, ठीक है। और एक डायरकी चीज़ होती है, वो आएगी 1919 में। ये याद रखना, डुअल कंट्रोल। तो हुआ क्या, इनको पता चल गया यहाँ यूके की पार्लियामेंट में बैठे हुए कि वहाँ पे अब हम कुछ भी कर लें वो खरीद लेगा इंसान, तो वो नहीं चलेगा। इन्होंने बोला तेरे को जो करना है कर, ठीक है। इन्होंने बोला कि ये जो तेरे बंदे थे ना 4 जितने भी थे, अब वो चेंज होंगे, उनका नंबर 3 रह जाएंगे, ठीक है। इनको बोला कि ये जो तुम थे ना तुम करो, पर तुम आज के बाद सिर्फ ट्रेडिंग, बाजार का काम करोगे। तुम यही करने आए थे ना इंडिया, बेसिकली बाजार का काम करने, पैसों का, ठीक है। तो तुम आज के बाद यही करोगे। और जो पॉलिटिकल काम है, पॉलिटिकल डिसीजन, मतलब हो क्या रहा था इससे पहले 1784 से पहले, कि यही लोग ये भी डिसाइड कर रहे थे कि हमने बॉम्बे पे अटैक करना है या नहीं, हमने गोवा पे अटैक करना है या नहीं। पॉलिटिकल डिसीजन एक ही थे ना, वही थे करता धरता, ठीक है। अब क्या हुआ कि फॉर एग्जांपल अगर आपको थोड़ा सा याद हो, इस टाइम पे एंग्लो मैसूर वॉर्स वगैरह भी चल रही हैं, ठीक है, याद है ना? कब हुई, कितनी हुई थी एंग्लो मैसूर वॉर्स? 4। एंग्लो मराठा वॉर्स भी चल रही। तो वो सारे डिसीजंस भी वही लोग ले रहे थे। तो ब्रिटिशर्स को ये बात बुरी लगती थी। ब्रिटिशर्स का बुरा लगता था कि ये करने गए थे बिजनेस और वहाँ पे लड़ाइयाँ भी कर रहे हैं हमारे नाम पे, उनको थोड़ी पता है कि ये ब्रिटिशर्स, ठीक है। फिर इन्होंने बोला तुम करो ट्रेडिंग, और जो असली पॉलिटिकल काम है उसके लिए हम एक नया बना रहे हैं, उसका नाम है बोर्ड ऑफ कंट्रोल, ठीक है। उसके लिए हम देखेंगे क्या करना है, पॉलिटिकल हरकतों के लिए हम देख लेंगे। बात समझ आ गई? पक्का? क्योंकि हो रहा ना क्लियर। उन्होंने ये बोला ब्रिटिशर्स ने कि आज तुम्हें अगर इनको खरीदना खरीद लो, ठीक है,
तो ये जो काम है, ये आज के बाद क्या, जो काउंसिल थी गवर्नर जनरल की काउंसिल, दैट विल बी रिस्ट्रिक्टेड टू ओनली ट्रेडिंग एक्टिविटीज़, ट्रेड एंड कमर्शियल एक्टिविटीज़, एंड ऑल पोलिटिकल एक्टिविटीज़ फ्रॉम नाउ ऑन विल नाउ नॉट बी कैरिड आउट बाई ये वाले लोग। बात समझ आ रही है? क्योंकि ये कैरी करते थे, नाम खराब किनका होता था, ब्रिटिशर्स का। इन्होंने बोला इसके लिए अलग बनेगा, ठीक है। पॉइंट वाइज में लिखते चलना, लिखो, ठीक है। दिस एक्ट फॉर द फर्स्ट टाइम, दिस एक्ट फॉर द फर्स्ट टाइम, फॉर द फर्स्ट टाइम clearly stated that British Parliament was supreme over the East India Company, over the East India Company. ओवर द ईस्ट इंडिया कंपनी, सुप्रीम है मतलब उनके ऊपर है वो, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट, दिस एक्ट क्रिएटेड ए डुअल सिस्टम ऑफ कंट्रोल, इन्वर्टेड कॉमा में रखना, दिस एक्ट क्रिएटेड ए डुअल सिस्टम ऑफ कंट्रोल, डुअल सिस्टम ऑफ कंट्रोल, ए डुअल सिस्टम ऑफ कंट्रोल। प्रिसाइज वर्ड्स, डुअल गवर्नमेंट क्लाइव लाएगा, ठीक है, और डायरकी 1919 में आएगी, वर्ड यही आएगा, डुअल सिस्टम ऑफ कंट्रोल, ठीक है, समझा रहा हूँ, वो बता दूंगा क्लाइव वगैरह क्या हो गया। डुअल सिस्टम ऑफ कंट्रोल, डुअल सिस्टम ऑफ कंट्रोल लिखना, ये क्लियर है, लिखना। फर्स्ट, डुअल सिस्टम ऑफ कंट्रोल देखो, फर्स्ट दिस, नहीं पहले लिखो, दिस डुअल सिस्टम मेंट दैट देखो, ये जो एक्ट्स है ना, इसमें बड़े बड़े फीचर्स हो सकता है, मैंने जो आपको 1773 का पढ़ाया है ना, उसमें एक दो फीचर छोड़ दिए हों, तो जो स्ट्रेटेजी, एक होता है स्ट्रेटेजिक डिसीजन और एक होता है टैक्टिकल डिसीजन। छोटी मोटी बात, टैक्टिकल आप कहीं से भी रट्टा लगा लोगे, एक हो सकता है कहीं किसी ने कमरा बना दिया वो आ जाए पेपर में, वो हो जाएगा, वो फैक्ट है, पर ये जो पूरी स्ट्रेटजी चल रही है ना कि क्यों ये ऐसा हो रहा है, वो समझना जरूरी है, ठीक है। तो इसलिए वो एम्फोसाइज कर रहा हूँ मैं वो चीज़, ठीक है। दिस क्या है, ड्यूअल सिस्टम मेंट दैट फ्रॉम नाउ ऑन देयर विल बी ए डिफरेंस between the political and trading activities of the company, समझ आ रही है बात, political and trading activities of the company। लिखना, the trading activities of the company were to be carried out by court of directors, कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स लिखना। नेक्स्ट लाइन में, द पॉलिटिकल एक्टिविटीज ऑफ द कंपनी were to be carried out by the board of control,
लिखना, द गवर्नर जनरल, नेक्स्ट पॉइंट, द गवर्नर जनरल was still the head and enjoyed veto veto क्या होता है? वीटो पावर होती है ना कि एक एक्स्ट्रा ऐसे मतलब कैंसिल कर देनी किसी की बात, सुप्रीम पावर कह दो, एंड एंजॉयड वीटो। अब आप बनाओगे डायग्राम, ठीक है, डायग्राम क्या है यही याद रखनी है आपको, ठीक है। ये क्या है? ट्रेडिंग, ये क्या है? पॉलिटिकल, ये हो रही है किससे? कोर्ट ऑफ डायरेक्टर से। और ये किससे हो रही है? और यहाँ क्या लिखोगे? डुअल सिस्टम ऑफ कंट्रोल। और ये है पॉलिटिकल, पॉलिटिकल किससे हो रही है? पॉलिटिकल किससे हो रही है? इनफैक्ट यहाँ पॉलिटिकल है ना, यहाँ पे आप ये भी लिख लो मिलिट्री मैटर। देखो ये पॉलिटिकल, मिलिट्री इज ऑल्सो पार्ट ऑफ, हाँ सिविल, मिलिट्री सिविल ये सारे इसमें हैं, मिलिट्री सिविल। ठीक है, नेक्स्ट लिखो। द बोर्ड ऑफ कंट्रोल कंसिस्टेड ऑफ, द बोर्ड ऑफ कंट्रोल कंसिस्टेड ऑफ, बोर्ड ऑफ कंट्रोल कंसिस्टेड ऑफ, ठीक है। हमारे यहाँ जो मंत्री होता है ना उसको वहाँ पे कहते हैं सेक्रेटरी ऑफ स्टेट, ठीक है। लिखो ए सेक्रेटरी ऑफ स्टेट, ए सेक्रेटरी ऑफ स्टेट, ए सेक्रेटरी ऑफ स्टेट, सेक्रेटरी ऑफ स्टेट, कॉमा, 4 members appointed by, 4 members appointed by, 4 members appointed by the parliament, the parliament and जो एक्सचेकर होता है, जो हमारा रेवेन्यू डिपार्टमेंट होता है उसको वहाँ पे कहते हैं एक्सचेकर डिपार्टमेंट, ठीक है। उसका चांसलर एंड चांसलर ऑफ एक्सचेकर। ठीक ना? Pitt's India Act was passed, Pitt's India Act was passed to remove the, Pitt's India Act was passed, Pitt's India Act was passed, Pitt's India Act was passed to remove the lacunae, to remove the lacunae, lacunae क्या होता है? Shortcomings, to remove the shortcomings, lacunae नहीं सुना आपने वर्ड, ये नहीं सुना है? To remove the lacunae, शॉर्ट कमिंग्स होता है ऑफ द रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773,
ऑफ द रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773। लेकिन मतलब कमियाँ थी ना उस एक्ट में, तो वो हटाने के लिए पिट्स इंडिया एक्ट वॉज पास्ड टू रिमूव द शॉर्ट कमिंग्स ही लिख लो, शॉर्ट कमिंग्स ऑफ द रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773। क्या बोलो? रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773 उसकी लेकुने थे ना। लास्ट लाइन लिख लो, द काउंसिल members were reduced from 4 to 3. The council members were reduced from 4 to 3. The council members were reduced from 4 to 3. ठीक है, ये वीटो पावर लिखवा दी मैंने। ठीक है, नेक्स्ट लिखो चार्टर एक्ट ऑफ 1793। चार्टर एक्ट ऑफ 1793। चार्टर लिखा ना, वीटो पावर थी। वीटो पावर मतलब कि गवर्नर अभी भी ओवरराइड कर सकता है। मान लो बोर्ड ऑफ कंट्रोल ने बोला अटैक नहीं करना है कहीं, लेकिन गवर्नर जनरल अभी भी बोल सकता है कि कर दो। ठीक है, चार्टर एक्ट ऑफ 1793। चार्टर एक्ट ऑफ 1793 लिखो, दिस एक्ट वॉज पास्ड टू extend companies monopoly over trade for another 20 years. अब पॉइंट समझो, देखो दो आपने दफ्तर अलग से बना दी, दो ऑफिस बना दी, बोर्ड ऑफ कंट्रोल और कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स, लेकिन अभी भी पैसा किसके पास आ रहा है? कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स के पास। प्लस गवर्नर जनरल को क्या पावर है? वीटो करने की। अभी भी चल वो ही रहा है। और अब इनको समझ आया, और जब 7-8 साल निकल गए, 1793 और 84 के बीच कितने साल थे? 9 साल निकल गए, तो इनको समझ आया कि ये जो इतनी इनके पास पावर आ रही है उसका सोर्स क्या है? उसका सोर्स है पैसा। और इनके पास पैसा कहाँ से आ रहा है? कि इनके पास मोनोपोली है। तो वहाँ पे आवाज़ उठी कि ये सब करने से कुछ नहीं होगा, ये जो आप बना रहे हो डुअल गवर्नमेंट वगैरह, इनकी मोनोपोली ख़त्म करो। वहाँ पे आवाज़ उठी, लेकिन फिर थोड़ा तो रेजिस्ट करेंगे ना ये। ठीक है, अब ऐसा होगा कि अभी इन्होंने मोनोपोली ख़त्म होने से बचा ली, अगली बार 1813 में ये कुछ चीज़ों में बचेगी और 33 में जाके पूरी ख़त्म हो जाएगी। पॉइंट समझो हो क्या रहा है, पूरी गेम समझो। सबसे पहले क्या हुआ? सबसे पहले तो करप्शन हो रही थी, उन्होंने बोला कि हमारे लोग लगाओ यहाँ पे क्योंकि ये बहुत गलत कर रहे हैं वरना। फिर वो हो गया, 9 साल ऐसे रहा, इनफैक्ट 11 साल ऐसे रहा 1784 तक। फिर क्या हुआ कि पॉलिटिकल काम एक जना करेगा, वो काम दूसरे करेंगे, लेकिन जो वो थे उनको एक वीटो पावर मिल गई। ठीक है, और वो वीटो पावर अभी भी ये है कि ये ऐसा होता है ना, फॉर एग्जांपल एक पार्टी के पास बड़ा पैसा है, तो वही उनकी पावर कहाँ से आ रही थी? पैसे से। और पैसा कहाँ से आ रहा था? कि उनके पास मोनोपोली थी, वो बंद करने की डिमांड उठी। लेकिन 1793 में इन्होंने बचा लिया। क्या लिखा है मैंने कि फॉर अनदर 20 ईयर्स, ब्रैकेट में लिखो 1793 से 1813। 1793 से 1813। ठीक है, अब एक चीज़ समझो, हर लाइन का इंपॉर्टेंस होती है। ठीक है, इस टाइम पे नेपोलियन की मूवी आ रही है, पक्का मैंने आपको ओपनहाइमर देखने में बोली थी, देखी आपने? देखी थी? ठीक है, क्यों नहीं देखी? गदर 2 देखा है? ओपनहाइमर देखना, पक्का देखना। ठीक है, बड़ी अच्छी, ये सब अच्छी फिल्में हैं। तो अब नेपोलियन आ रही है, फिल्म आ रही है नवंबर 22 को। तो ये कैसे याद आया? इस टाइम क्या हो रहा था? नेपोलियन की वॉर्स चल रही थी, नेपोलियनिक वॉर्स कहते हैं जिसको। ठीक है, नेपोलियन का राइज था, तो नेपोलियन का डर था कि यहाँ भी पहुँच ही जाएगा वो। ठीक है, आ रहा था वो इस तरफ। ठीक है, इनको लगा, और जब कोई आने लग पड़ता है, कोई अटैक करता है, मैंने आपको हिस्ट्री में समझाया था, यू नीड स्ट्रॉन्ग सेंटर। आपको रूलर पावरफुल चाहिए उस टाइम, चाहिए।
अब क्या हुआ नेपोलियनिक, तो इस टाइम पे एक मैं लाइन लिखाऊंगा, आपको बड़ी वो लाइन काउंटर इंट्यूटिव लगेगी, लेकिन वो लाइन ये है, द पावर्स एंड वीटो पावर्स ऑफ गवर्नर जनरल वर इंक्रीज्ड। तो आपको तो लगना चाहिए कि उसको कम कर रहे थे हम आहिस्ता आहिस्ता, पर ये ऐसा क्यों हो गया? क्योंकि ब्रैकेट में आपको याद आनी चाहिए कहानी की नेपोलियनिक वॉर्स हैं, क्योंकि अभी थोड़ी देर के लिए अगर करप्शन चल भी जाएगी ना तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि हमें क्या देश बचाना है अभी। बात समझ आ रही है? नेक्स्ट लाइन लिखो, ये पक्का देखना नवंबर 22 को आ रही है, लिखना। द गवर्नर जनरल वॉज गिवन मोर पावर्स, द गवर्नर जनरल वॉज गिवन मोर पावर्स and he was given and he was given and he was given and he was given authority to override authority to override authority to override the decisions of the decisions of the decisions of काउंसिल एंड बोर्ड ऑफ कंट्रोल। अब मतलब वीटो वर्ड भी नहीं यूज हो रहा, अब क्या हो रहा है? ओवरराइड। वो सीधे बोल सकता है ये गलत है, ठीक है? ओवरराइड, ओवरराइड नहीं, ओवरराइड। ओवरराइड मतलब किसी की बात को काट देना, ये बोल देना कि आपका ये गलत है, मेरी चलेगी। ओवरराइड द डिसीजंस ऑफ काउंसिल एंड बोर्ड ऑफ कंट्रोल। अब ब्रैकेट में आप लिखोगे, जिससे पूरी कहानी या पूरी लाइन लिख लो, दिस वॉज डन इन द वेक ऑफ, दिस वॉज डन बोर्ड ऑफ कंट्रोल, बोर्ड ऑफ कंट्रोल, ठीक है? बात समझ आ रही है? और ये क्यों, प्लीज समझो, ये होना क्या चाहिए था अभी यहाँ पे कम होनी चाहिए थी, पर बढ़ा दी गई, क्यों? लेकिन दिस वॉज डन इन द वेक ऑफ नेपोलियनिक वॉर्स, नेपोलियन वाली, दिस वॉज डन इन द वेक ऑफ नेपोलियन के बारे में बताओ, कोई एक दो लाइन पता हो किसी को तो। मैं बताता हूँ आपको, कहाँ जा रहे हो? तो ये जो आपको पेपर में लाइन आएगी ना, जो प्रीवियस ईयर में लाइन आएगी, मैंने आपको वो लिखवाई है तो ये बहुत कॉम्प्लेक्स चीज़। प्रीवियस ईयर में क्या आएगा कि क्यों गवर्नर जनरल की पावर्स इंक्रीज कर दी थी? क्योंकि उसको ओवरराइड करने थे डिसीजंस। उस कंसेप्ट क्या चल रहा है पूरा, कि जब भी कोई आपको एक्सटर्नल थ्रेट आती है, फॉर एग्जांपल चंगेज़ खान जब आया तब स्ट्रॉन्ग कौन सा रूलर था दिल्ली सल्तनत में? इल्तुतमिश, ठीक है? स्ट्रॉन्ग था वो भी, ठीक है? जब भी कोई एक्सटर्नल थ्रेट आती है, यू नीड स्ट्रॉन्ग सेंटर, ये कंसेप्ट है। बात समझ आ रही है? अगला लिखो, 1786 वाला तो हमने एक्ट लिखा भी नहीं, आगे लिखो। The composition of board of control was now changed. Board of control was now changed. जो 4 मेंबर्स थे ना, 4 मेंबर लिखवाए थे पार्लियामेंट के, ठीक है? उनमें से ऐसा हो गया 2 जो थे ना, अब वो नेसेसरली पार्लियामेंट के नहीं होने चाहिए थे, ठीक है? तो ऐसे लिख लो ना, 2 आउट ब्रैकेट आगे लिखे, 2 आउट ऑफ 4 मेंबर्स, 2 आउट ऑफ 4 मेंबर्स, क्या 3 नहीं लिखवाए थे बोर्ड ऑफ कंट्रोल के? जब मैंने आपको मेंबर लिखाए, एक चांसलर था एक्सचेकर का, 4 मेंबर्स पार्लियामेंट के थे, और एक क्या था? सेक्रेटरी, जो मंत्री होता है। देखो यही लिखवाया है बोर्ड ऑफ कंट्रोल की, यही कॉम्पोजिशन लिखवाई है ना, एक चांसलर, 4 मेंबर्स अपॉइंटेड बाई वो, और एक सेक्रेटरी। अब वो जो 4 मेंबर्स हैं पार्लियामेंट के, उनमें से 2 जो थे वो पार्लियामेंट के नहीं है। बेसिकली क्या चाहिए गवर्नर को इस टाइम पे? अपने बंदे चाहिए ताकि डिसीजन ले पाए वो। क्लियर है? लिखना, आउट ऑफ 4 क्या था? 2 आउट ऑफ 4 मेंबर्स, 2 आउट ऑफ 4 मेंबर्स could now be non-appointees of parliament, non-appointees of parliament।
नेक्स्ट, दिस एक्ट इसी में दिस एक्ट stated that the company would annually pay an amount of 5 lakhs to the British government. ठीक है, पक्का? एक लाइन और लिखना, दिस एक्ट granted the company a special right the company could from now on grant licenses to individuals and corporations to carry out trade. मैं समझाता हूँ हो क्या रहा है ये पूरी सिचुएशन. कैरी आउट ट्रेड. और यही जो लोग हैं ना, देखो हो गया क्या, कंपनी किस लिए आई थी यहाँ पे, काम करने, ठीक है. और जब इंसान पैसा कमा लेता है फिर उसको सारे एट द एंड एवरीवन इज़ पावर हंग्री, ठीक है. अब इनको इंटरेस्ट पैसा कमाने में नहीं रहा, पर पैसा 5 लाख तो देना है. इनको ये एक राइट मिल गया कि आप क्या कर सकते हो, आपके पास मोनोपोली है, 20 साल के लिए एक्सटेंड हुई है मोनोपोली, ठीक है. आप क्या कर सकते हो, ये बोल सकते हो किसी कंपनी को उठा लिया, ये ले मोनोपोली, हमने तेरे को इशू कर दी मोनोपोली, तू अब कर, हमें कमीशन दे देना. बात समझ आ रही है. ये कंपनी को 2 कारण है, एक उनको 5 लाख पाउंड डेली देना था, ठीक है, ये कारण है सबसे बड़ा. और दूसरा क्योंकि उनको चैनलाइज कहाँ करना था, फोकस वॉर्स पे. बात समझ आ रही है, ठीक है. तो ये सबसे लास्ट लाइन लिखो, बिल्कुल लास्ट. और यही जो लोग हैं जिनको कंपनी अब लाइसेंस देगी, यही जाके इनकी शिकायत करेंगे 20 साल बाद कि मोनोपोली ख़त्म करो, बिल्कुल नहीं चलेगी. बात समझ आ रही है, ठीक है. लास्ट लाइन लिखो, सीनियर कंपनी ऑफिशियल्स वर नाउ बैंड फ्रॉम लीविंग इंडिया विदाउट परमिशन from leaving India without permission. ठीक है, कॉमा, इफ दे डिड सो. और एक सेकंड रुक जाओ, ऐसा क्यों किया होगा, फॉर एग्जाम्पल यहाँ कोई डिजास्टर आ जाता है तो छुट्टियाँ कैंसिल हो जाती हैं सरकारी जो दफ्तर में होते हैं. क्यों? क्योंकि अभी आपकी ज़रूरत है. तो इस टाइम पे क्या थ्रेट आई हुई है वॉर्स की, तो उस टाइम थोड़ी जा सकते हो आप बाहर. लिखना इफ़ दे डिड सो इट was to be deemed as resignation. It was to be deemed as resignation. It was to be deemed as resignation. नेक्स्ट, चार्टर एक्ट ऑफ 1813. चार्टर एक्ट ऑफ 1813, जल्दी करो, इंपॉर्टेंट, खत्म करने हैं टॉपिक आज. चार्टर एक्ट ऑफ 1813. आप किस वक्त क्लास होती है?
1813 इस वक्त क्लास होती है आपकी? ऐसे ऐसे है, बस आज है ना, क्या रोज होती है? चार्टर एक्ट 1813 लिखो, इंपॉर्टेंट है सारी लाइनें। अब देखो वो करो, उन्होंने मोनोपोली दी थी और मैंने बताया था कि 2 कारण थे। एक तो वहाँ के लोग अभी भी कह रहे थे कि ये मिसयूज़ कर रहे हैं पावर, तो इनके सब सोर्स क्या है सारी मिसयूज़ ऑफ पावर का, वो मोनोपोली था। तो डिमांड तो स्टार्ट हो गई थी कब से? 1878 पिट से ही, ठीक है, लेकिन 20 साल एक्सटेंड हो गया 93 में। और दूसरा, जिन लोगों को इन्होंने फ्री दे दी मोनोपोली, ठीक है, क्योंकि देखो ये मोनोपोली कर सकते थे, ठीक है, उसके बाद इन्होंने फ्री चार्टर दे दिया अगले वालों को कि आप भी करो, पर इनके तो अधीन रहे ना वो, उन लोगों ने फिर कंप्लेंट की वापस। सीधी एक लाइन याद रखनी है आपने, लिखना, चार्टर एक्ट ऑफ 1813, चार्टर एक्ट ऑफ 1813, चार्टर एक्ट ऑफ 1813 ended the monopoly of East India Company in India. Ended the monopoly of East India Company in India. In India. Except for, important है, except for trade with China and trade of tea with India. ट्रेड ऑफ टी, बस यही क्वेश्चन आएगा बार बार पेपर में, ट्रेड ऑफ टी विद इंडिया। क्यों बचाई होगी ये 2 चीज़ें? अच्छा, और चाइना? चाइना के साथ, चलो चाय का ट्रेड ऑफ टी बचा दिया, चाइना के साथ क्यों बचाया? क्या बोल रहे हैं? सुनाई नहीं दे रहा, बताओ ना क्या चाय नहीं था? चाइना तो बिल्कुल टेक्नोलॉजी में आगे नहीं था, चाइना भी हमसे गया गुजरा था 1980 तक। चाइना की बहुत बुरी हालत थी 1980 तक, हमसे भी बुरी हालत थी, तो ऐसा तो नहीं है टेक्नोलॉजी में आगे था। टेक्नोलॉजी में जो आगे देश थे वो वही है, मैंने G7 पढ़ाया आपको, द फर्स्ट कंट्रीज टू बी इंडस्ट्रियलाइज्ड, वो थे बस। चाइना में कभी टेक्नोलॉजी नहीं। कौन सा चाइना? ये जो हमारे ये वाला चाइना है, ये कभी आगे नहीं था, बहुत बुरी हालत थी इसकी। बताओ, सारी चीज़ें बंद कर दी, ये कि 2 क्यों छोड़ दी? कुछ तो लॉजिक होगा ना। बाकी जगह नहीं एक्सपोर्ट करनी, जहाँ मोनोपोली चली गई वहाँ नहीं एक्सपोर्ट करते थे? यूके में हमारा हैंडलूम जाता था, कपड़े जाते थे सिल्क के, वो नहीं एक्सपोर्ट होता था? हाँ जी, चाइना से जाता था रास्ता। सोच के आना, ठीक है, इसको पक्का नेट पे पढ़ के आना। चलो पॉपुलेशन एक रीज़न ले लो आप, पॉपुलेशन ज़्यादा है, ठीक है, चाइना, बाकी सबका मिला के तो पॉपुलेशन ज़्यादा ही है। फिर ये घटिया चीज़ें होनी चाहिए, तो बड़ी स्ट्रेटेजिक चीज़ें थी दोनों। अगर वैसा आपका जो लॉजिक है कि जो बिल्कुल इनको अचानक से झटका नहीं लगे तो कुछ बचाया कर रखो इनके पास, तो घटिया घटिया चीज़ें बचा देते। ओपियम ट्रेड सुना है? क्या होता है वो? ओपियम क्या होता है? खाने की चीज़ है? हिंदी में क्या कहते हैं? अफीम। जोर से बोल लो, पता है सबको, है ना, ओपियम ट्रेड उससे रिलेटेड है, ठीक है, पढ़ के आना, फिर कल डिस्कस करेंगे। आगे अगला पॉइंट लिखो। द कंपनीज रूल वॉज एक्सटेंडेड फॉर another 20 years. The company's rule was extended for another 20 years.
दोनों में डिफरेंस याद रखना, कंपनी 20 साल और रहेगी इंडिया में, लेकिन मोनोपोली खत्म होगी दो चीज़ों के अलावा। क्या? फॉर अनदर 20 ईयर्स। ठीक है, अब देखो होता क्या है। अब बेसिकली इंडिया में इंडिया का सामान बेचना था, ठीक है। इंडिया को ये लगता था कि इंडिया वाले कोलगेट करते हैं कोलगेट, क्या होता है कोलगेट? ब्रश, टूथब्रश, ठीक है, टूथपेस्ट, कोलगेट करते हैं। तो इंडिया का सामान बेचना था, इन्होंने क्या किया, पहले बंदे लगाए अपने, ठीक है। तो जब भी आपको सामान बेचना हो ना, कुछ भी आपने चीज़ इन्फ्लक्स करनी हो किसी देश में, आपको माइंडसेट बदलना पड़ता है देशों उधर का, ठीक है। तो अब क्या हुआ, प्लीज़ ध्यान से समझना, ये इंडिया है सपोज, यहाँ पे मोनोपोलियो की बंद, अब यहाँ के सारे लोगों को दिख रहा है कि अब आएंगे हम यहाँ पे, ठीक है। अब अगर इनको आना है तो सामान बेचना है इन्होंने, ठीक है, सामान बेचना है तो माइंडसेट चेंज करना है, ठीक है। तो दो लोग आएंगे सबसे पहले, याद रखना, पहले आएंगे बाबे। बाबे कौन होते हैं? मिशनरीज, ठीक है, क्रिश्चियन मिशनरीज। ये क्या बोलेंगे, आपको चीज़ें सिखाएंगे, ठीक है। क्यों से आ रही है? बाबे बोलती है, बाबा साधु नहीं होते। जैसे रामदेव ने पूरी इंडिया को क्या सिखा, रामदेव ने पूरी इंडिया को क्या सिखा दिया कि मेरी जड़ी बूटी वाला पेस्ट करो, और बेच दिया, ठीक है। दूसरा, ये कौन आएंगे, एजुकेशन जो देते हैं, ये क्या सिखाएंगे आप, ये दोनों क्या सिखाएंगे आपको, ये सिखाएंगे कि आपके धर्म की चीज़ें, फॉर एग्जांपल आपके धर्म की चीज़ें खराब हैं तो हमारे ये है ना, ठीक है। और ये क्या सिखाएंगे कि आपको ये भाषा बोलनी चाहिए, ये आपका माइंडसेट बदलेंगे। ये आपको सिखाएंगे कि सपोज जो स्किन है वो फेयर होनी चाहिए, तो ये लो हमारी क्रीम खरीदो। बात समझ आ रही है? तो अब क्या हुआ, ठीक है, ठीक। तो ये है पूरी सिचुएशन, ठीक है। 20 साल एक्सटेंड ज़्यादा पढ़ लिया गया, क्या हो गया, पढ़ाई की वजह से, पढ़ाई की वजह से। चलो करो, रिकवर करो। अभी तो 1 घंटा भी नहीं हुआ, मैं 2:40 पे आया था, 3:40 हुए अभी। हाँ जी, चलो आगे लिखो नेक्स्ट लाइन में। दिस एक्ट granted the permission to those persons who wanted to go to India and who wanted to go to India and preach होता है ना, preach moral and religious education, ठीक है। नेक्स्ट, there was also a provision that from now onwards from now onwards 1 lakh Indian rupees were to be spent on education each year. ये धर्म के नाम पे कार्ल मार्क्स की एक स्टेटमेंट है ना। क्या स्टेटमेंट है? रिलीजन इज द ओपियम ऑफ द मासेस। सुनिए, रिलीजन इज द ओपियम ऑफ द मासेस। आप धर्म के नाम पे कितना पैसा ले सकते हो लोगों से,
कितना भी ले सकते हो, मतलब मैं कोई वो नहीं कर रहा, लोग दे देते हैं। ऐसे ऐसे कैंप चल रहे। मेडिटेशन क्या होती है, देखो मेडिटेशन के नाम पे इतना बेवकूफ़ बनाया जा रहा है ना लोगों को। अगर आप मेडिटेशन, सारे उनको एक को क्यों बदनाम करना है। मेडिटेशन बेसिकली क्या होता है, अगर आप पूरे ध्यान से कोई भी काम करो। फॉर एग्जांपल विराट कोहली की एक स्टेटमेंट है, जब मैं बैटिंग कर रहा होता हूँ ना, जो विराट कोहली की अपनी स्टेटमेंट है वो मेरे लिए मेडिटेशन है। तो जब आप कोई भी काम अपनी पीक स्टेट पे करते हो ना, तो वो मेडिटेशन होती है। ये कहीं की मेडिटेशन नहीं होती है कि साइड पे अपना कपड़ा डाला उधर बैठ के कानों में वाटरफॉल की वो लगा ली साउंड, ये कोई मेडिटेशन नहीं होती है। ठीक है, तो ये चल रही है पर, और ये लोगों को सिखा दिया है किसने, रिलीजन ने। हर रिलीजन ने ये सिखा दिया कि ये मेडिटेशन है। ठीक है, तो रिलीजन इसके नाम पे गूगल प्ले स्टोर पे आप कभी नोटिस करना, $10 की ऐप्स हैं वीकली। $10 कितना होता है, 900 रुपया, और लोग खरीदने हैं। तो लोगों को सिखा दिया, पहले गुरुओं ने बोला, ठीक है, हर धर्म के गुरुओं ने कि मेडिटेशन करनी होती है, और उसके नाम पे प्रोडक्ट बिक रहे हैं। मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूँ, जैसे एक एग्जांपल दे रहा हूँ उस चीज़ की, बात समझ आ रही है। एजुकेशन कैसे आपको करती है, एजुकेशन बड़े साल पहले छोटी क्लास की जो एनसीईआरटी होती थी अब करेक्ट हो गई है। सेकंड क्लास की एनसीईआरटी में ये था, मेरे को अभी भी याद है, ऐसे होता था, एक वो बना होता था ब्यूटीफुल अगली। तो ब्यूटीफुल में एक मतलब डार्क स्किन गर्ल, याद है वो बड़ा मीम बना था उसका। तो ये एजुकेशन ये करती है। जो सेकंड क्लास का बच्चा, उसके दिमाग में चली गई ना ये चीज़, अब पूरी ज़िंदगी वो फेयर एंड हैंडसम क्रीम या वो सब क्रीम में लगाएगा। एजुकेशन, इनफैक्ट आपको भी नोटिस करना, इन्होंने एजुकेशन ने, अभी आजकल सनरूफ वाली गाड़ियाँ बिक रही हैं जम्मू, बट जम्मू में क्या, इंडिया में बिक रही हैं। इंडिया ट्रॉपिकल कंट्री है, इंडिया में सनरूफ की गाड़ी का कोई ज़रूरत नहीं है। सनरूफ की गाड़ी इज़ मेंट फॉर ठंडी कंट्रीज़, लेकिन सिखा दिया, क्योंकि हम तो इसको कहते हैं मेंटली कॉलोनाइज्ड। एक होता है कॉलोनाइज्ड। कॉलोनाइज्ड कौन होता है, जिसको, जो सच में गुलाम हो, जो सच में जिसको वो बंदी हो ना, ठीक है, वो होते हैं कॉलोनाइज्ड, स्लेव। और ये मेंटल स्लेव्स, कि ऐसे तो आज़ाद हैं लेकिन ऐसे स्लेव हैं। तो मैंने ये खुद देखा है, मतलब अपने फ्रेंड्स में, जो ग्रुप के सामने डोगरी बोलने में शर्म करते हो। क्या है ये, तो स्लेवरी है फिर। बात समझ आ रही है। तो ये करता है आपको ब्रिटिश एजुकेशन, जो हमारे साथ किया, ये यही है, ये स्लेवरी है। तो ये पूरे, अब ये समझो क्या, कौन सी बड़ी चीज़ें हैं, ये नहीं आपको भी सोचना इसको। आज जाके ना जब ये एक्ट पढ़ रहे हो ना, ये बिल्कुल स्ट्रेटेजिक हुआ था ये, कि धर्म से, एक तरफ से धर्म लाओ, एक तरफ से ये लाओ, क्योंकि अब सामान बेचना है, तो दो अटैक करो, धर्म का और एजुकेशन का। उनका माइंड से एक लाइन आती है, बड़ी फेमस लाइन है, ऑल दिस वॉज डन टू क्रिएट ए सेट ऑफ पीपल विच वर वाइट इन सोल बट ब्राउन इन स्किन। जिनकी सोच वाइट हो जाए पूरी, लेकिन स्किन ब्राउन रहे। वो अभी तक वैसे ही हैं। इनफैक्ट आप देखो, अभी हम कहते हैं ना स्टार्टअप स्टार्टअप स्टार्टअप, मैंने आपको गुप्ता एज में बताया था बहुत पहले कि इंडिया जो था ये बेसिकली किसका देश था, स्टार्टअप्स का देश था। ये ब्रिटिशर्स ने हमें आके सिखाया कि सुबह टाई पहनो, ये टाई इज़ ए सिंबल ऑफ क्लर्क, है ना, सुबह टाई पहनो, क्लर्क नौकर बन के जाओ और फिर वापस आओ 5 बजे। इंडियंस करते ही नहीं थे कभी ऐसा, कभी नहीं करते थे। एंड दैट वाज द ओनली रीज़न इंडिया चाइना प्रगति करते थे। तो ब्रिटिशर्स ने हमें सिखाया, और अब देखो मरे पड़े हैं सभी, मरे, हम उसी के लिए तो बैठे हैं यहाँ। सच्ची बात है ये, तो ब्रिटिशर्स ने सिखाया हमें। बात समझ आ रही है। तो ये याद रखना, ये पूरी चीज़ क्यों करी गई थी, दैट दे वांटेड टू क्रिएट ए सेट ऑफ पीपल, ठीक है, जिनको वो सामान बेच सकें। और बेचेंगे किसको, जो अंदर से, बाहर से वो इंडियन दिख रहा है, ब्राउन इन स्किन बट वाइट इन सोल। ठीक है, लिखना, बोथ ऑफ दीज, क्यों हंस रहे हो, बोलो बोलो क्यों हंस रहे हो, ठीक है, बोथ ऑफ दीज थिंग्स वर डन, बोथ ऑफ दीज थिंग्स वर डन, कौन सी दीज थिंग्स, रिलीजन और एजुकेशन, बोथ ऑफ दीज थिंग्स वर डन to create a new set of people, to create a new set of people, to create a new set of people, set of people, अब इन कॉमा में रखना, which were dark in skin
but white in their thinking. White in their thinking. आप कभी नोटिस करना, रिलीजन को ना सरकार, अब यहाँ पे ना लोग क्या करते हैं, वॉल्स पे यूरिनेट करते हैं लोग, है ना। तो फिर सरकार को लगा ऐसे तो इन्होंने सुधरना नहीं है, सरकार ने फिर अब नोटिस करना, आपने भगवान की फ़ोटो लगाना स्टार्ट कर दी है। तो धर्म के नाम पे ही आप सुधार भी सकते हो और बिगाड़ तो सकते ही हो आप। पिछले दिनों एक आटे का ब्रांड है, ठीक है, मैं नाम भूल गया, उसने क्या किया, लक्ष्मी माता का फ़ोटो बना के आटा बेचना स्टार्ट किया, उसकी सेल्स डबल हो गई, लोग खरीदने जाते, भगवान की कसम, लोग देखते ही नहीं है, लोग जाते थे देखते थे माता का आटा है, चलो ले चलो। धर्म के नाम पे आप कुछ भी कर सकते हो इस देश में। उनको ये चीज़ 200 साल पहले की पता थी। ठीक है, आगे चलो। नेक्स्ट चार्टर एक्ट, एक पॉइंट और है इसमें लिखना, छोड़ो आगे, तो चार्टर एक्ट ऑफ 1833, चार्टर एक्ट ऑफ 1833, चार्टर एक्ट ऑफ 1833। First, it completely ended the trading activities of East India Company. It completely ended the trading activities of East India Company. It completely ended the trading activities of East India Company. East India Company. तो कंपनी कब की बनी है, 1602 में इंडिया आई है। ये क्या एक्ट कब पास हो रहा है, 1833 में। कितने सालों के बीच में, 231। ठीक है, 231 साल में कंपनी ने बड़ी चीज़ें बनाई होंगी। फॉर एग्जांपल, मैंने वर्ल्ड हेरिटेज साइट में आपको पढ़ाया था, बॉम्बे में उनकी हैं चर्चेज वगैरह, पढ़ाया था, वो सब बनाया होगा। तो वो सब अब किसका है, इस एक्ट में लिखा, ऑल द प्रॉपर्टीज ऑफ कंपनी बिल्ट एंड कंस्ट्रक्टेड अभी तक वर नाउ प्रॉपर्टीज ऑफ हर मैजेस्टी, क्वीन होती है ना वहाँ पे। ठीक है, तो ऐसे ये लाइन आई हुई है प्रीवियस ईयर में 3-4 बार, इसलिए लिखवा रहा हूँ, इंपॉर्टेंट नहीं है पर आई हुई है, लिखो। द एक्ट डिक्लेयर दैट all the territories of company all the territories of company were now अब ब्रैकेट में लिखना, इन द ट्रस्ट ऑफ, आया हुआ पेपर में याद रखना, वर नाउ इन द ट्रस्ट ऑफ मैजेस्टी हर हेयर एंड सक्सेसर। हर मैजेस्टी हर हेयर क्या होता है, बाल, सक्सेसर, एंड हर सक्सेसर्स, ये याद रखना, ये लाइन, ठीक है, लाइन अंडरलाइन कर लें, एंड हर सक्सेसर्स। किसका, कि अब से ये जो प्रॉपर्टी हैं सारी, दीज हर मैजेस्टी, हमारा क्या कहते हैं, महामहिम कहते हैं प्रेसिडेंट को, ऐसे ही बोलते हैं ना महामहिम, तो वो इंग्लिश में है कि अब ये सारी प्रॉपर्टीज किसकी हैं, क्वीन की। ये सारी लाइन किसके लिए लिखी गई है, क्वीन, और क्वीन किसकी रिप्रेजेंटेटिव है, ब्रिटिश पार्लियामेंट की हेड है बस। यहाँ पे पॉलिटी में लाइन होती है, ऑल डिसीजंस आर टेकन इन द नेम ऑफ प्रेसिडेंट, होती है, वही चीज़ है यहाँ पे। नेक्स्ट लाइन, द गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल वॉज नाउ मेड द गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया। गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल वॉज नाउ मेड द गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया। was now made the Governor General of India। ठीक है, was now made the Governor General of India।
नेक्स्ट लाइन, पहले इसमें लिख लो, विलियम बेंटिक वॉज द फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया। हाँ जी, सारे अंग्रेज एक ही कोडी होते हैं, वो वैरेन हेस्टिंग्स था। विलियम बेंटिक, गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया। बेंटिंक है, TINCK, गलत ही आता मेरे को। विलियम बेंटिंक वॉज द फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया। ठीक है, फॉर द फर्स्ट टाइम the government machinery was called the government of India, नेक्स्ट, लॉ कमीशन सुना आपने? लॉ कमीशन, ठीक है, लॉ कमीशन बनी थी इसमें। ठीक है, बेसिकली क्या हुआ था, एक एक्स्ट्रा मेंबर जुड़ा था काउंसिल में, लॉ मेंबर जुड़ा था। ठीक है, कौन? लॉर्ड मैकॉले। तो हमें बोलते हैं ना इंग्लिश, मैकॉले का ही किया था ये सारा इंडियन एजुकेशन सिस्टम जो है। ठीक है, एक एक्स्ट्रा मेंबर जुड़ा था काउंसिल में, लॉ मेंबर, और वो कौन था? मैकॉले। ठीक है, उसी ने पहले लॉ कमीशन भी रिकमेंड की, उसी ने फिर 10 साल बाद जाके वो एजुकेशन सिस्टम भी डिसाइड करेगा। ठीक है, क्लियर है? हिस्ट्री, अगर एक हिस्ट्री में एजुकेशन को टॉपिक किया था, एक मीटिंग हुई थी 1923 में, सॉरी 33 में, कमेटी ऑन पब्लिक इंस्ट्रक्शंस की एक मीटिंग हुई थी एजुकेशन, उसमें डिसाइड हुआ था, जिसमें 2 अप्रोचेस थी, एंग्लिसिस्ट अप्रोच और मॉडर्न वाली अप्रोच। कोई कहते थे कि इन पूरे इंडिया को संस्कृत में पढ़ाओ, कोई कहते थे इंग्लिश में पढ़ाओ। ठीक है, लिखना, एन एक्स्ट्रा मेंबर was added to the council, an extra member was added to the council, ब्रैकेट में लॉ मेंबर, ब्रैकेट में लॉ मेंबर, ब्रैकेट में लॉ मेंबर, ब्रैकेट में लॉ मेंबर, डैश डाल के लिखो लॉर्ड मैकॉले, लॉर्ड मैकॉले, लॉर्ड मैकॉले, सुना ही है। इसीलिए तो जब कोई बहुत इंग्लिश बोलता है तो हम नहीं कहते मैकॉले की औलाद है ये, बोलते हैं ना ये फ्रेज, सुनिए, नहीं बोलते? किसकी बोलते हो? ठीक, लॉर्ड मैकॉले लिखना। नेक्स्ट लाइन में, लॉ कमीशन was established to codify Indian laws, to codify Indian laws, to codify Indian laws, codify Indian laws, codify करना मतलब लिख देना। हाँ, codify होता है लिखना, एनुमरेट कर देना। to codify Indian laws लिखना। मैकॉले was the first chairman of law commission। Macaulay was the first chairman of the commission। नेक्स्ट, चार्टर एक्ट ऑफ 1853। of 1853। अभी तक क्या हो रहा है कि मोदी जी, सपोज मोदी हैं अभी, ठीक है, तो वो
सपोज कोई एक्ट बना, कोई बात बोल रहे हैं, उसी बात को उनका टाइपराइटर लिख दे रहा है, ठीक है, और वही क्या होते जा रहा है, कानून बनते जा रहा है, ठीक है। तो जो गवर्नर जनरल है वो कोई बात बोलता है, ठीक है, जो उसको ठीक लगती है अपनी काउंसिल से डिस्कस करके वो बात बोलता है, उसको लिखता है कोई, और वो लिखी हुई बात बिकम्स कानून। अभी तक ये हो रहा है। उनको लगा ये, क्योंकि इस टाइम तक एक इंसान था मॉन्टेस्क्यू, सुना है मॉन्टेस्क्यू, क्यों फेमस है ये इंसान? तो था, सबने हाँ कर दी, क्यों फेमस है? अगर सुना है तो क्यों सुना है, किसके लिए फेमस है? इंडियन आइडल जीता है, किसको आज़ादी दिलाई थी? मॉन्टेस्क्यू फेमस है सेपरेशन ऑफ पावर के कंसेप्ट के लिए। समझ, सेपरेशन ऑफ पावर कि देश में लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी अलग अलग होने चाहिए, ठीक है। तो मॉन्टेस्क्यू के इस कंसेप्ट के लिए यहाँ पे अब ये लगा कि ऐसा नहीं चलेगा। गवर्नर जनरल क्या है, एग्जीक्यूटिव डिसीजन लेता है, तो आप लेजिस्लेटर का काम भी वो नहीं कर सकता। तो पहली बार इंडिया में पहली बार ये समझ आई कि लेजिस्लेटिव फंक्शन एंड एग्जीक्यूटिव फंक्शन आर डिफरेंट। क्लियर है? पक्का लिखो। दिस एक्ट फॉर द फर्स्ट टाइम separated the legislative and executive functions of the company. The legislative and executive functions of the company. The executive and legislative functions of the company. अब वो कह रहा है, ध्यान से समझना, एग्जीक्यूटिव एंड लेजिस्लेटिव फंक्शंस ऑफ द कंपनी। एग्जीक्यूटिव क्या होता है? जो डे टू डे एग्जीक्यूट करो। लेजिस्लेटिव जिसका कानून बनता है पार्लियामेंट में, ठीक है। बताइए ना, एग्जीक्यूटिव बॉडीज, जो एग्जीक्यूटिव बॉडी फंक्शन कोई बनाती है उसको कहते हैं एग्जीक्यूटिव बॉडी। जो उधर से बनती है उसको कहते हैं स्टैट्यूटरी बॉडी, और एक होती है कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी। क्वेश्चन भी किया हमने ये, ठीक है। डाउट है? डाउट। अब क्या हुआ, ये था गवर्नर जनरल, ठीक है। इसके कुछ मेंबर्स थे पहले, एक लॉ मेंबर जुड़ा था एक्स्ट्रा, ठीक है, 33 में। कौन था लॉ मेंबर, आप बताओ? बोलना नहीं और कोई। कौन सा लॉ मेंबर जुड़ा था? मैकॉले, लॉर्ड मैकॉले, ठीक है। अब क्या हुआ, इन्होंने बोला कि अलग अलग है, पर इन्होंने बोला कि हमें समझ किसकी है, सिर्फ एग्जीक्यूटिव की। तो इन्होंने अब एक्स्ट्रा 6 बंदे जोड़े, ठीक है। अब क्या है, गवर्नर जनरल अभी भी हेड पे है, और ये अब गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया बन चुका है। तो जब ये इनके साथ बैठता है, टोटल कितने बंदे हो गए अब? 12। यहाँ पे एक एक्स्ट्रा जुड़ा था, टोटल 12 थे, 6 और 6 12, ठीक है। तो जब गवर्नर जनरल इनके साथ बैठता है तो क्या बन जाता है? एग्जीक्यूटिव। जब इनके साथ बैठता है क्या बन जाता है? लेजिस्लेटिव। बात समझ आ रही है? लिखो अगली लाइन में, 6 न्यू मेंबर्स वर एडिड to the legislative council, sorry, to the governor general council, to the governor general council, to the governor general council. To the governor general council. लिखना, the total strength of the council became 12. टोटल स्ट्रेंथ ऑफ द काउंसिल बिकेम 12। और अब ये डायग्राम प्लीज़ बना लो। ये गवर्नर जनरल है, ठीक है, ये हैं इसके एग्जीक्यूटिव वाले लोग, और ये हैं इसके लेजिस्लेटिव वाले लोग। अब देखो चीज़ें इवॉल्व कैसे हो रही हैं। 1853 में ये वाला सिस्टम बन गया, ठीक है। अब ये लोग क्या बोलेंगे कि हमें अपनी अपनी पार्लियामेंट वो चाहिए, असेंबली। तो अब काउंसिल की सीटें डिसाइड होंगी इसके बाद, इसीलिए अगले एक्ट जो आएंगे वो क्या है? काउंसिल एक्ट्स।
ये डायग्राम बनाओ, बस बस इतना ही रखोगे। इसके आगे कल करते हैं, पर प्लीज़ यहाँ तक पढ़ के आना, ठीक है, पक्का पढ़ के आना। अभी क्लास है आपकी हिस्ट्री मॉडर्न, सभी करते हैं। क्या चल रहा है मॉडर्न में? कुछ क्या है, क्या चल रहा है वही पूछ रहा हूँ। ठीक है, पढ़ के आना प्लीज़, ठीक है। हाँ दे दो।